गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने पहले भी हमने बताया था कि हम लोगों को टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं वो पहले हमने डिसाइड कर लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक आ रहा है उसमें है हार्मोनल रेगुलेशन, मतलब हार्मोन्स जो हमारे को रेगुलेट करें, जो कंट्रोल रखें। तो ह्यूमन हार्ट में हमने आपको बताया था कि जो मानव का ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, इनमें मसल्स कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ केमिकल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड को भी कंट्रोल करते हैं। तो वो केमिकल्स कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड से निकलते हैं, ग्रंथियां से निकलते हैं। तो हार्मोन उन्हीं को कहते हैं। हार्मोन क्या है? कोई भी रसायन, कोई भी केमिकल जो किसी ग्लैंड से निकलता है और हमारी बॉडी की क्रिया को प्रभावित करता है, प्रोसेस को प्रभावित करता है, या तो जोर कर देता है या धीमे कर देता है। जस्ट एज लाइक ए कैटालिस्ट जैसे रिएक्शन में कैटालिस्ट का कार्य होता है, उसी प्रकार से हार्मोन और कैटालिस्ट दोनों एक जैसे का ही कार्य करते हैं। तो आइए चलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। लिखिए, सम केमिकल्स और हार्मोन्स एड्रेनलिन, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन इंडिपेंडेंटली रेगुलेट द हार्ट बीट। ये क्या होते हैं? दोनों के दोनों हृदय की गति को निर्धारण करते हैं, या हृदय की गति को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, समझ लीजिए। एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स द एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एसए नोड, एवी नोड, याद करिए, एसए नोड, एवी नोड, दोनों के दोनों कहां पाए जाएंगे? राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद में। याद आया कुछ? तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो सीधे एवी नोड को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था कि एवी नोड में भी क्षमता होती है दिल को धड़काने की, लगभग 40 से 45 बीट पर मिनट, वो उसको बढ़ा देगा एवी नोड को, तो स्पीड जो है वो अपने आप हृदय की बढ़ जाएगी। डायरेक्टली इफेक्ट्स द एवी नोड एंड एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है द हार्ट बीट, हृदय की गति को बढ़ा देता है एड्रेनलिन। कहां पे एड्रेनलिन का असर होता है? एवी नोड में। एवी नोड कहां पाया जाता है? राइट एट्रियम में। सुनिए, थायरॉक्सिन इंक्रीजेस, जो थायरॉक्सिन हार्मोन वो क्या करता है? इंक्रीज, बढ़ा देता है द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म, हमारे ऑक्सीकरण की और मेटाबॉलिज्म, जो हमारे अंदर की क्रियाएं होती, पाचन क्रियाएं, उसकी स्पीड को वो बढ़ा देता है। उसके वजह से कॉजेज हार्ट बीट टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, उसके वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो जल्दी जल्दी कांटेक्ट करने लगता है, जल्दी जल्दी कांटेक्ट करने लगता है। क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है खाने को पकाने के लिए, तो हार्ट को ज्यादा कार्य करना होगा। तो ज्यादा का मतलब ज्यादा कांटेक्ट करना होगा। जब ज्यादा कांटेक्ट करेगा तो हार्ट बीट तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। देखिए, यहाँ पे दो हार्मोन आए थे, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन, जो कि हृदय की गति को, हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं। देखिए, नाम ध्यान में, अब हम आपको बताने आ रहे हैं थोड़ा सा एड्रेनलिन के बारे में। एड्रेनलिन ये कहां से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि से। ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है। और कहा? एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से। पाई कहा जाती है एड्रेनलिन? जो हमारी किडनी होती है, वृक होते हैं, वृक के ऊपर एक मटर के दाने की जैसी आकृति पाई जाती है, उसको एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। उसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कॉर्टेक्स, एक भाग होता है मेडुला। तो जो उसका कॉर्टेक्स भाग होता है, अगला वाला भाग होता है, उस भाग से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है ये हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर इसका होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हम आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ना, परसिम्पैथेटिक मतलब परानुकंपी अनुकंपी तंत्र वहां पे आपको पढ़ाएंगे। तो जो हमारे अनुकंपी तंत्र या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक देखिए यहाँ पे, इधर देखिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एनएस नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे हर चीज की को बढ़ा देता है। और इसी के विपरीत काम क्या करता है? पैरा अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? घटा देता है। तो एड्रेनलिन किस तरीके से कार्य करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कार्य करता है। तो ध्यान रखिए, एड्रेनल कहां से निकलता है? एड्रेनल ग्रंथि, देखिए जैसा नाम वैसा हार्मोन। एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, कहां पाई जाती है? किडनी के ऊपर मटर के दाने की जैसी आकृति, उसके कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। और एड्रेनलिन को एक और नाम से जाना जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड
फ्लाइट हार्मोन, फाइट मतलब लड़ो, या फ्लाइट मतलब उड़ जाओ, भाग जाओ। जैसे आपके सामने कोई शेर खड़ा हो जाए, रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने कोई शेर या बड़ा जानवर आ जाए, तो आप क्या उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में या तो आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे या तो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। दोनों स्थितियों में आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, दोनों स्थिति में आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है। तो उस स्थिति में आपको हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, स्पीड से काम करना। अचानक से ऐसी स्थिति आ गई, ये इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है, फाइट एंड फ्लाइट। तो इमरजेंसी कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन जो कहता है वो ज्यादा मात्रा में निकलता है, जिसके कारण हमारी जो हार्ट बीट होती है बढ़ जाती है। अब ये जानिए एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से किडनी के ऊपर मटर के दाने के समान, देखिए मैंने लिख रखा है। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जैसा नाम वैसी ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, थायराइड कहां? गले में पाई जाती है, नेक रीजन में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड कहां पाई थी? नेक रीजन में पाई थी। यहां से एक हार्मोन निकलता है ट्राइएडोथोरिन, है ना। तो ये देखिए थायरॉक्सिन को T4 के नाम से भी जानते हैं। एक T4 होता है, एक T3 होता है, एक TSH होता है, एक T3 होता है, T4, जिसको थायराइड टेस्ट, थायराइड की जांच जो होती है इसमें तीन चीजें आती हैं। T4 आता है, थायरॉक्सिन आता है, T3 आता है, TSH आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहां से निकलता है? ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, TSH, ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो अभी आप लोग ये जानिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है ना, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसको T3 भी कहते हैं, इसको T4 भी कहते हैं, सॉरी, इसको T4 हार्मोन भी कहते हैं। अब आपको जानना है कि ब्लड और क्या कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमारी हार्ट को प्रभावित कर सकती है, हृदय की गति को या हार्ट बीट को प्रभावित कर सकती है। ये जानते हैं ब्लड पीएच। ब्लड पीएच जो रक्त का जो पीएच है, ठीक है, ब्लड का जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अम्लीय है, क्षारीय है कि न्यूट्रल है। तो ब्लड का पीएच अगर लो या एसिडिक हो, ब्लड का पीएच अगर एसिडिक हो जाए, अगर 7 के अंदर भागने लगे, 1 से 14 तक की स्केल होती है ना, 7 पे न्यूट्रल होता है, इधर क्षारीय होता है, 7 के बाद, 7 से के बाद 14 तक क्षारीय या बेसिक, और 1 से 7 से पहले 6 तक क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ब्लड का पीएच अगर लो या कम या लो या एसिडिक हो जाए, इसका मतलब है लो होना या एसिडिक होना एक ही बात है। एसिडिक हो जाए तो हार्ट रेट जो होता है, देखिए ऊपर का तीर मतलब इंक्रीज है, हार्ट रेट जो हृदय की गति होती है बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? देखिए इफ CO2 इन ब्लड इज हाई, अगर हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, अगर हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, तो इसके इस स्थिति को कहते हैं हाइपरकार्बिया। क्या कहते हैं? हाइपरकार्बिया या हाइपरकैप्निया। देखिए वहां पे हमको एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि देखिए 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपर का मतलब होता है बढ़ा हुआ, ये जब कोई चीज बढ़ती है, जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको हाइपर कहते हैं, और जो चीज कोई चीज घटती है तो उसको हाइपो कहते हैं। हाइपर का विपरीत क्या है? हाइपो है। तो अगर अभी हम बोले, ठीक है, इफ CO2 लेवल इज वेरी हाई, ये देखिए, हाँ, इफ CO2 ब्लड इज हाई, अगर रक्त में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना, ऐसे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सांस रोग का पेशेंट, बहुत लंबे समय से उसको सांस या अस्थमा की बीमारी, बहुत लंबे समय से उसको सांस की दिक्कत है, टीबी रहा है, टीबी की हिस्ट्री रही, उसके समय ट्यूबरकुलोसिस रहा, तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सांस रोग के श्वसन तंत्र की अधिक विकार है, पुराना विकार है, तो ऐसे व्यक्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, इफ CO2 इन ब्लड इज हाई, इसको कहते हैं हाइपरकार्बिया या हाइपरकैप्निया। हाइपर का मतलब हुआ बढ़ा हुआ, और कार्बिया का मतलब कार्बन, कैप्निया का मतलब भी कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को क्या कहते हैं? हाइपरकार्बिया या हाइपरकैप्निया। तो अगर हाइपरकार्बिया या हाइपरकैप्निया की स्थिति होगी, तब भी हार्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर किसी के व्यक्ति में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, तो हार्ट रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये कह सकते हैं हाइपरकैप्निया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। इसको हम लोग कह सकते हैं हाइपरकैप्निया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट, हाइपरकैप्निया बढ़ेगा तो हार्ट रेट भी बढ़ेगी। देखिए अगर इसी की विपरीत हम स्थिति ले लें, अगर इफ CO2 लेवल इज वेरी लो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, अगर वो एसिडिक हो रहा था तो ये बेसिक होगा। इफ CO2 लेवल इज वेरी हाई, इज वेरी लो, लो को क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया। देखिए HYPO, हाइपो का मतलब होता है कम। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो उसको हाइपोक्सिया कहेंगे। हार्ट रेट डिक्रीज है, इसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। मतलब CO2 की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम होगी तो क्या होगा? हमारे जो
ब्लड है, ब्लड का पीएच कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। जब ब्लड का पीएच अगर बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, तो हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा। अगर ब्लड का पीएच एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय हो तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर क्षारीय होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। चलिए, ये हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया है, हार्मोनल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। अब हम लोग को पढ़ना है ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर, जिसको आप लोग हिंदी में रक्त दाब कहते हैं। ब्लड मतलब रक्त और प्रेशर मतलब दाब, मतलब रक्त का दाब। हमारे शरीर के अंदर धमनियां हैं, धमनियों के अंदर रक्त कितनी दाब से कार्य कर रहा है। ये रक्त जो हमारी धमनी की दीवार है, 3 से बनी होती है ना, 3 लेयर होती है, हमने बताया था। इंटमा मीडिया, आपको बताए थे नहीं बताए थे, एक्सटर्ना इंटिया मीडिया, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना इंटिया मीडिया, जो हमारी जो रुधिर वाहिनी होती है, रुधिर वाहिनी की 3 परतों से उसकी दीवार बनती है। तो हमने बताया आपको ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, मतलब जो वह मतलब धमनी के अंदर रुधिर का वह दाब जो उसकी दीवारों पे लग रहा हो, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो देखिए, ब्लड प्रेशर पहले बताते हैं मेजर्ड बाय स्फेगोमैनो नैनोमीटर, स्फेगमैनो नैनोमीटर। देखिए, आराम से आप लोग उसको पढ़िएगा। ब्लड प्रेशर जो है ये एक डिवाइस होती है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर ऐसे हाथ से दबाने वाला होता है, पंप करने वाला होता है, और उसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है। देखा होगा आप लोगों ने, उसे मार्किंग पड़ी होती है, डॉक्टर जिससे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसी को, है ना। उसमें देखिए हाथ से दबाने वाला होता है और एक मरकरी भरी, उसके अंदर HG, मरकरी का सिंबल जो होता है HG होता है ना, मरकरी भरी होती है। इसको स्फेगमैनो नैनोमीटर कहते हैं, या इसको रिवा रॉकी कफ भी कहते हैं। रिवा रॉकी क्योंकि इन्होंने इनकी खोज करी थी, इसलिए इनको रिवा रॉकी। और जो उसके अंदर पट्टा होता है, पट्टा देखिए, जो पट्टा होता है जो हाथ में बांधा जाता है, उसको कफ कहेंगे, CUFF कफ कहते हैं उसको। तो इसको रिवा रॉकी कफ भी कहते हैं, क्योंकि उस कफ की जो खोज करी थी, उस कफ का जो निर्माण किया था, वो रिवा रॉकी ने किया था, इसलिए रिवा रॉकी कफ भी इसको कहते हैं। अच्छा, पहली बार बीपी, पहली बार ब्लड प्रेशर कहाँ मेजर किया गया था, किसके द्वारा और किस जीव में? तो पहली बार जो ब्लड प्रेशर मेजर किया गया था वो स्टेफन हेल्स के द्वारा। स्टेफन हेल्स, ध्यान रखिएगा, पहली बार ब्लड प्रेशर नापा गया था घोड़े में, घोड़े में नापा गया था 1773 में सबसे पहली बार ब्लड प्रेशर नापा गया था घोड़े में। किसके द्वारा? स्टेफन हेल्स के द्वारा। वेरियस साउंड ड्यूरिंग बीपी नोन एज कॉर्टॉक्स साउंड। जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, आला लगाते हैं, ब्लड प्रेशर लगाते हैं, स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल करा जाता है। तो हम जब आला लगाते हैं उस दौरान हमको विभिन्न प्रकार की आवाज सुनाई देती है ना। ये समान आवाज आती, पहले आवाज आती, फिर एकदम से आवाज चली जाती है, समझिए। तो ये जो आवाज होती है इसको कोर्टोकॉप्स साउंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना बहुत आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पे। ह्यूमन में फर्स्ट टाइम वेवर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मानव में पहली बार ब्लड प्रेशर लिया था। मानव में सबसे पहली बार ब्लड प्रेशर किसने लिया था, किसने चेक किया था? तो वेवर नाम के वैज्ञानिक। और सबसे पहले ब्लड प्रेशर कहाँ चेक किया गया था? तो घोड़े में, स्टेफन हेल्स के द्वारा। अब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। व्हाट इज बीपी? ब्लड प्रेशर है क्या, अर्थात ब्लड प्रेशर है क्या? तो जानिए, प्रेशर ऑफ आर्टरीज। आर्टरी, हमारी धमनियों में क्या प्रेशर लग रहा है, या धमनियों के द्वारा क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर देखिए, दो चीज हमने दो भाग में बांट दिया ब्लड प्रेशर को। लिखा है दूसरा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो हमारे नीले होते हैं, नीले के कॉन्टैक्ट, नीला जब दब रहा है, नीले के दबने से जो रक्त बाहर निकल रहा है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल। और इधर क्या लिखा हुआ? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेसल। देखिए, एक बार अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, दबेगी, तो दूसरी बात वो क्या होगी? रिलैक्स होगी, फैलेगी। मैंने बताया था दोनों चीजें होती हैं, एक साथ दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कार्य कर रही होती हैं। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल, देखिए जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दाब क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। और जो चीज कोई चीज ऐसे फैलेगी तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल, कॉन्टैक्ट होने से, दबने के कारण जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। कैसा? तो प्रेशर हाई, बैकग्राउंड में देखिए तीर बना ऊपर की तरफ, मतलब प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो जब प्रेशर हाई होता है तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। पहले भी वर्ड आ चुका है, सिस्टोल डायस्टोल, हम बता चुके हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, जो बढ़े हुए प्रेशर को या ज्यादा प्रेशर को हमेशा क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। नीले जब संकुचित होते हैं, नीले जब दबते हो, तो उनके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर हाई होता है, और उस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। लगभग कितना होता है? 120
mm बटे Hg, 120 मिलीमीटर बटे मरकरी। जो हमारी मशीन होती है बीपी चेक, उसके अंदर मरकरी भरा होता है, मिलीमीटर में खांचे कटे होते हैं, तो मिलीमीटर बटे मरकरी ये इकाई हुई, यूनिट हुई। ब्लड प्रेशर नापने की इकाई क्या हुई, मिलीमीटर बटे मरकरी है। ब्लड प्रेशर हमेशा इसी इकाई में नापा जाता है, यूनिट में नापा जाता है। अब अगर ये तो ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, अब जब हमारे एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है नीला, तो एक बार रिलैक्स करेंगे, फैलेंगे, मतलब जब कोई चीज फैलती है तो उस वक्त प्रेशर कम होता है। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स लो प्रेशर इज इन आर्टरी, उस वक्त आर्टरी या धमनियों में कैसा प्रेशर होता है, कम दाब होती है। तो इसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक का मतलब होता है जब प्रेशर बढ़ा हुआ है, और डायस्टोलिक जस्ट उसका अपोजिट, जब प्रेशर घटा हुआ है। तो घटा हुआ कैसे होगा, जब वेंट्रिकल फैले हुए होंगे। बढ़ा हुआ कब होगा, जब वेंट्रिकल दबे हुए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए ड्यू टू, इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 मिलीमीटर बटे मरकरी, 80 मिलीमीटर बटे मरकरी। तो हम बीपी को कैसे लिख सकते हैं, बीपी बराबर ब्लड प्रेशर बराबर एसपी अपॉन डीपी, एसपी अपॉन डीपी। एसपी मतलब सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। इसको हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 120 बटा 80 मिलीमीटर मरकरी। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 120 बटा 80 मिलीमीटर मरकरी। ये एक नॉर्मल प्रेशर है, लेकिन AHA के अनुसार, मतलब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है, AHA अमेरिकन हार्ट, हमें अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिका की हृदय की संस्था है, उसके हिसाब से जो वैल्यूज हैं मतलब ब्लड प्रेशर की, वो घटती बढ़ती रहती है। तो इस दौरान जो अभी जो नॉर्मल वैल्यूज जो ब्लड प्रेशर की है, उसको आप लोग कह सकते हैं 120 अपॉन 60 या 70, 120 अपॉन 70 मिलीमीटर बटे मरकरी जो है, ये करंट में जो वैल्यू इस वक्त चल रही है। देखिए ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का बढ़ा हुआ घटा हुआ, तो अगर किसी, जैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है जो काम जाता है, जैसे एथलीट है, कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो डेली 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, जिम करता है, डेली वर्क करा, तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा थोड़ा बढ़ा हुआ ही होगा, क्योंकि उनके वेंट्रिकल या उनका हार्ट उस तरीके से, क्योंकि उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। नॉर्मल पर्सन अगर है, उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 5 लीटर प्रति घंटा, 5.5 लीटर। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका कार्डियक आउटपुट जस्ट डबल हो जाता है, 10 लीटर प्रति घंटा। अगर उनका जब कार्डियक आउटपुट ही बढ़ा है, उनकी हृदय गति ही बढ़ी हुई होगी, तो सीधी सी बात है उनका ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ा हुआ होगा। उनका ब्लड प्रेशर हमेशा, उनका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल सी ही बात है, क्योंकि उनके शरीर जो है उसी हिसाब से ढला हुआ है। तो ये चलिए, ये हमने बता दिया आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 बटा 70 या 120 बटा 80, प्लस 10 प्लस नीचे ऊपर कोई नॉर्मल सी बात है। अगर प्लस इधर 10 बढ़ जाए या इधर 10 बढ़ जाए या 10 घट जाए तो बहुत बड़ी बात कोई नहीं है, नॉर्मल ही माना जाता है। अब बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी ब्लड प्रेशर की, अब हम लोग बात करते हैं पल्स प्रेशर, पल्स की प्रेशर। पल्स जिसको हिंदी में नाड़ी कहते हैं, पल्स के अंदर जो आप लोग फील करते हैं, हाथ में डॉक्टर पकड़ के फील करता है, उसको पल्स कहते हैं। और उसके अंदर क्या प्रेशर होता है, देखिए एसपी माइनस डीपी, एसपी माइनस डीपी सिस्टोलिक प्रेशर से अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर को घटा दें, मतलब 120 से अगर हम 80 को घटा दें, तो जो आएगा वो आएगा 60 mmHg। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, बड़े हुए मतलब ज्यादा वाले प्रेशर से कम वाले प्रेशर, मतलब सिस्टोलिक वाले प्रेशर से डायस्टोलिक वाले प्रेशर को जब हम घटा देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है पल्स का प्रेशर, नाड़ी का प्रेशर। ठीक है, अब जानते हैं पल्स रेट क्या होती है, रेट मतलब दर क्या होती है, नाड़ी की दर क्या होती है। ठीक है, सेम एज हार्ट रेट, जो हमारी हृदय की दर होती है वही सेम, हृदय की दर और नाड़ी की दर या पल्स की रेट एक ही होती है, सेम एज हार्ट रेट। पल्स कैन बी फेल्ट इन 4 सुपरफिशियल आर्टरीज। पल्स जो है सुपरफिशियल का मतलब हो गया, जो सुपर मतलब जो बाहर से ही हमको आसानी से मिल सके, मतलब हमारे शरीर पे 4 ऐसी जगह हैं जहां पर आपको हमको बहुत ही ज्यादा आसानी से बाहरी सरफेस में, हमको शरीर के किसी अंदर आंतरिक या अंदर अंग के पास नहीं जाना है, शरीर के बाहरी सतहों पर ही हमको 4 ऐसी जगह हैं जहां पर हमको सुपरफिशियल आर्टरी या धमनी महसूस, हमको धमनी मिल सकती है। तो आइए जानिए कौन कौन सी वो 4 जगह जहां धमनी मिलती है। पहली देखिए रेडियल आर्टरी, पहली क्या है, रेडियल आर्टरी। ये कहां पाई जाती है, WRIST, रिस्ट में, रिस्ट में, कलाई के पास में। तो रेडियल आर्टरी कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, तो हमारा ये हाथ है, तो आपको पता है कि ये हमारी कलाई है, इसको कलाई कहते हैं, जहां पे धागा वगैरह राखी बंधी थी, कलाई है। तो यहाँ पे देखिए ये एक हड्डी होती है अपर आर्म में, ये आर्म है, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, इसको ह्यूमरस कहते हैं।
और यहाँ पे दो हड्डी पाई जाती है, एक का नाम होता है अल्ना, नीचे वाली अल्ना और ऊपर वाली रेडियस, मतलब हाथ में 3 हड्डी होती है। तो जो रेडियस हड्डी होती है यहाँ से देखिए हृदय से यहाँ से आती है आर्टरी, ऐसे हुए धमनी आ रही है और रेडियस हड्डी के ऊपर से गुजरती है। तो देखिए जब डॉक्टर ऐसे पकड़ता है इस तरीके से तो नाड़ी महसूस होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि रेडियस हड्डी के ऊपर से गुजरी है इसीलिए इसको हम लोग रेडियल, हमने उसको नाम दिया, मतलब क्या दिया, रेडियल आर्टरी। क्या नाम दिया हमने उसको, रेडियल आर्टरी। कहां पे थी, रिस्ट में। दूसरा है देखिए टेम्पोरल आर्टरी, ये कहां पे जाती है, आर्टरी मतलब राइट फोरब्रेन, जो हमारा फोरब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के यहाँ पे देखिए कभी कभी आप रखते होंगे तो आपको एहसास होता है कि कोई चीज दब रही है, कोई चीज चल रही है। तो ये टेम्पोरल जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो अगला हिस्सा है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो अगले हिस्से में यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी पाई जाती है। तीसरी देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये नेक रीजन में, हमारे नेक का जो रीजन है, यहाँ पर नेक का रीजन है ये वाला, यहाँ पर एक आर्टरी है, धमनी पाई थी नेक के इस रीजन में, इसको कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और होती है इसको ब्रेकियल आर्टरी, ये कहते हैं, ये एंकल रीजन में पाई थी। ब्रेकियल देखिए ये हमारा हाथ है, यहाँ हाथ में यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा दिख रहा है, यहीं पे तो डॉक्टर आला लगाता है, ब्लड प्रेशर चेक करते समय यहाँ पे पट्टा बांधता है, इस गड्ढे से 1.5 इंच ऊपर ये पट्टा क्या कहलाता है, पट्टे को रिवा रॉकी कफ कहते हैं, कफ बांधने वाला कपड़ा समझ लीजिए। उस इस गड्ढे से ये जॉइंट जो है, ये कोहनी है, कोहनी से 1.5 इंच ऊपर, 1.5 से 2 इंच ऊपर वो पट्टा हमेशा बांधा जाता है, और पट्टे की पाइप बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हाथ की अपेक्षा। और यहाँ पर क्या है, स्टेथोस्कोप रखते हैं हम लोग यहाँ, और स्टेथोस्कोप पे यहाँ पे हम लोग सुनते हैं किसको, यहाँ पर एक आर्टरी पाई जाती है, वही आर्टरी जिसका नाम हमने बोला था ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी को सुना जाता है कि हमने उसके ऊपर दबाव लगाया, भाई हमने ऊपर पट्टा बांधा, ऊपर से हवा भर के दबाव लगाया, उसके बदले में उल्टा वहां से क्या दबाव आ रहा है, मतलब न्यूटन का तीसरे नियम के आधार पर ब्लड प्रेशर कार्य करता है। देखिए हम आपको चार्ट के द्वारा दिखा दे रहे हैं, देखिए ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ये खाली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ही दर्शा रही है। तो इसमें देखिए ये देखिए ये हमारा फोर ब्रेन है, आगे का ये ब्रेन है, तो आगे के ब्रेन में ये हमारा फोर ब्रेन है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का जो हमारा फोर ब्रेन है, ये देखिए ब्रेन है, ब्रेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी पाई थी जो हमने आपको बताई थी। फिर ये देखिए ब्रेकियल आर्टरी है, ये देखिए लिखा हुआ ब्रेकियल आर्टरी, आर्म के पास में ब्रेकियल आर्टरी पाई जा रही है, और हाथ के पास में यहाँ पर ये देखिए रेडियल आर्टरी पाई जाएगी, ये देखिए रेडियल आर्टरी लिखी हुई है कलाई के पास में। तो अब हम लोगों को ईसीजी के बारे में पढ़ना है। ईसीजी आप लोगों ने नाम सुना होगा ईसीजी के बारे में, कि ईसीजी मतलब दिल की जांच को लोग जनरली जानते हैं कि ईसीजी मतलब दिल की जांच करी जाती है, मतलब हृदय की जांच करी जाती है। तो जानते हैं ईसीजी क्या होता है। देखिए ईसीजी का मैंने फुल फॉर्म लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अभी जानिए, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों में अंतर क्या है। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट या मशीन होती है, वह मशीन होती है जिसके द्वारा हृदय की जांच करी जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग्स ऑफ कार्डियक साइकिल इन द फॉर्म ऑफ पेपर। जो मशीन से जो पेपर निकलता है, पेपर पे जो आप देखते होंगे डिजाइन बन के आती है, वेव बन के आती है ना, वही जो पेपर होता है उस पेपर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उल्टा है देखिए, ग्राफ का मतलब पेपर होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन होती है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का होता है जो उसमें से पेपर निकलता है। उस पेपर में क्या होता है, हमारी जो कार्डियक साइकिल होती है, मतलब जो हमारा हृदयी चक्र है, हृदय में जो मसल्स से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जो करंट डेवलप हो रहा है, जिससे हमारा हार्ट जो वर्क कर रहा है, आर्टियल सिस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो इन सब वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इनमें एक वेव प्रोड्यूस, एक करंट का फ्लो है, तो उस करंट के फ्लो को हम डायग्रामेटिकली है ना पेपर पे जो निकालते हैं, ये ईसीजी कहलाती है। तो ये जानिए इन्वेंटर ईसीजी की खोज किसने करी थी, एंथोवेन। देखिए EINTHO, एंथोवेन, इनको फादर ऑफ ईसीजी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के पिता या जनक, इन्होंने इस मशीन की खोज करी थी। और पहली रिकॉर्डिंग वाज डन बाय वॉलर।
सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो थी वो वॉलर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ईसीजी रिकॉर्ड किया गया था पहली बार। और जान लेते हैं ईसीजी की डेफिनेशन। एन ईसीजी इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट मसल्स एज इट चेंजेस विद टाइम, यूजली प्रिंटेड ऑन पेपर फॉर इजियर एनालिसिस। जो हमारी मसल्स किस प्रकार से वर्क कर रही हैं हार्ट के अंदर, है ना, उनका कंडक्शन कैसा हो रहा है, उसको हमको आसानी से पढ़ने के लिए उसको हम पेपर के रूप में निकाल लेते हैं, यही ईसीजी कहलाता है। देखिए, इट इज सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी व्हेन एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड दैट वी नोन एज ईसीजी। हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल पाथवे जो है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन एसए नोड से एबी नोड से बंडल ऑफिस, अब बंडल ऑफिस से परकिंजे फाइबर। एसए नोड कहाँ होता है? राइट एट्रियम में होता है। कहाँ पे? एसवीसी, सुपीरियर वेना केवा, जो हमारी है वेन, उसके पास है। और एवी नोड कहाँ होता है? एवी नोड भी हमारे राइट एट्रियम में होता है। तो हमारे हृदय के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पाथवे है, एक कंडक्शन सिस्टम है, मतलब बिजली से चल रही करंट यहां से वहां एक सीरीज में चल रही है ना, तो उसको हम लोग पढ़ने के लिए, हृदय की स्थिति को देखने के लिए हम लोग ईसीजी करते हैं। और उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उस पेपर, जो पेपर निकल के आता है जिसमें चित्र बन के आता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इन्वेंटर इसके एंथोवेन थे, जिनको फादर ऑफ ईसीजी कहते हैं। और पहली रिकॉर्डिंग किसने? वॉलर के द्वारा करी गई थी। अब हम कुछ बेसिक्स जानते हैं ईसीजी के बारे में। कुछ बेसिक, जो हमारा ईसीजी का ग्राफ होता है, उसमें ग्राफ में देखिए, आपने लोगों ने देखा होगा इस तरीके से कुछ ईसीजी दिखता है। देखिए, इस तरीके से वेव दिखती है। अभी आपको बताते हैं चल के। तो जो हमारा ग्राफ होता है उस पे स्क्वायर बने होते हैं, छोटे 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 स्क्वायर बने होते हैं, है ना। स्क्वायर बने होते, छोटे स्क्वायर भी बने होते, बड़े स्क्वायर भी बने होते। बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे स्क्वायर होते हैं। तो उसकी अगर हम माप करें, उसकी अगर हम लेंथ और वेट, मतलब कि लंबाई चौड़ाई नापें, तो क्या हमको पता चलता है? वन स्मॉल स्क्वायर बराबर 1 mm, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का एक स्क्वायर का साइज क्या होता है? 1 mm। 1 mm लंबा, 1 mm चौड़ा, 1 mm इंटू 1 mm कह सकते हैं उसको हम। और 1 लार्ज स्क्वायर इक्वल्स टू 5 mm। और जो एक बड़ा खांचा होता है, बड़ा जो गोला, उसके अंदर बड़ा जो स्क्वायर होगा, वो कितना होगा? 5 mm का साइज का होता है। ठीक है। पेपर स्पीड, जो मशीन से पेपर निकल रही थी, उसकी स्पीड किस स्पीड से निकलती है? 25 mm पर सेकेंड, मतलब 25 मिलीमीटर प्रति सेकेंड में। एक सेकेंड में 25 mm निकलती है, स्टैंडर्ड स्पीड होती है। देखिए, ग्राफ हमने ऐसा बनाया आपको बॉक्स दिखाने के लिए, लेकिन इतना अच्छा बन नहीं पाया। देखिए, ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स यहाँ पे क्या है? टाइम। एक तरफ टाइम प्रदर्शित होता है सेकेंड्स में। टाइम किसमें? एक तरफ टाइम होता है और एक तरफ क्या होता है? वोल्टेज या एम्पलीट्यूड। वोल्टेज या एम्पलीट्यूड, एक तरफ वोल्टेज होता है, एक तरफ टाइम होता है। तो देखिए, इसमें एक छोटा स्क्वायर, 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 mm इंटू 1 mm। भाई बताया, एक जो छोटा स्क्वायर होता है वो 1 mm इंटू 1 mm साइज का होता है, रिप्रेजेंट 40 ms मिली सेकेंड टाइम। और उसमें टाइम कितना लगता है? एक स्मॉल बॉक्स में कुल टाइम कितना क्रिएट होता है? 40 मिली सेकेंड का होता है। एंड 0.1 MV एम्पलीट्यूड, और ये वोल्टेज उसका होता है। 1 लार्ज बॉक्स इक्वल्स टू 5 mm इंटू 5 mm। 5 mm लंबा, 5 mm चौड़ा, रिप्रेजेंट 0.2 सेकेंड। ये कितने टाइम को प्रदर्शित करता है? 0.2 सेकेंड्स को, या इसको 200 मिली सेकेंड्स कह सकते हैं टाइम, है ना। एंड 0.5 एम्पलीट्यूड, देखिए इसका ठीक 5 गुना है। देखिए 0.1 एम्पलीट्यूड है, इसमें कितना है? 0.5, मतलब कि एक बड़े में 5 छोटे डब्बे आएंगे, ऐसे समझ लीजिए। इसी के द्वारा जब हम लोग को इस चीज का, ये बेसिक्स होते हैं, अगर ये हमको कैलकुलेट करना है तभी हम ईसीजी को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, ईच लार्ज बॉक्स मेड अप ऑफ स्मॉल 5 स्मॉल बॉक्स। जो एक बड़ा बॉक्स होता है उसके अंदर छोटे 5 बॉक्स होते हैं। ईच स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 0.04 सेकेंड। जो एक छोटा बॉक्स होता है उसमें, उसको पूरा होने में या उसको कंप्लीट होने में, या वो एक छोटा बॉक्स जो होता है वो 0.04 सेकेंड के लिए होता है। तो ईच लार्ज बॉक्स इक्वल टू कितना होगा? 0.04 इंटू 5 इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ये 0.2 सेकेंड कैसे आया? ये देखिए ऐसे आया। अब हम देखिए, एक ईसीजी का ये चित्र हमने बनाया है। देखिए, ये ईसीजी है, एक ये ईसीजी का चित्र है। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए ये ऐसे, इस तरीके से ईसीजी हम लोग बनाए।
आप लोग ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, ईसीजी इस तरीके से लाइनिंग आ रही है, जब आदमी मर जाता है तो लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, उस फ्लैट लाइन को ए सिस्टोल कहते हैं। ए सिस्टोल, इस कंडीशन को जब ईसीजी फ्लैट आ जाए, मतलब ईसीजी एक नॉर्मल वेव ना बना के बिल्कुल सीधी, जब ईसीजी की लाइन बिल्कुल सीधी आ जाती है इस तरीके से, तो इसको ए सिस्टोल कहते हैं। ए सिस्टोल, इस कंडीशन को ए सिस्टोल कहते हैं। मतलब हार्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, उसकी मसल्स कांटेक्ट नहीं कर रही, हार्ट कोई भी कार्य नहीं कर रहा, मतलब इज द कंडीशन ऑफ डेथ, इसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु की कंडीशन में फ्लैट लाइन आता है, हमारा हार्ट से कोई भी करंट कंडक्शन नहीं होता, ए सिस्टोल कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोग ने हॉस्पिटल्स गए होंगे, जर्नलिंग मशीन देखी होगी, बड़ी सी डिब्बे की जैसी मशीन होती है ना, उस मशीन को कहते हैं कार्डियक मॉनिटर। उस मशीन को क्या कहते हैं? कार्डियक मॉनिटर कहते हैं। देखिए उस मशीन को कार्डियक मॉनिटर कहते हैं। कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक मींस, कार्डियक शब्द किससे रिलेटेड है? हृदय से, हृदय की मॉनिटरिंग करने का। उसके अंदर ये वेव बन के आती है, इसके साथ साथ में कुछ अन्य चीजें भी इसमें होती हैं, जैसे SpO2 होता है, SpO2 होता है, PR होता है, RR होता है, टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है ना, और क्या होता है? SpO2, PR, RR, टेम्परेचर, ये सब चीजें उसमें होती है, और ये सब वाइटल्स कहलाती है। मतलब SpO2 का मतलब सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन की दर और टेम्परेचर, और साथ में क्या होता है? ब्लड प्रेशर, BP भी होता है। ये सब हमारे हृदय से संबंधित हैं। इसे वो मशीन, एक डिब्बा अस्पताल में आप लोग ने इतना बड़ा देखा होगा, उसमें एक तरफ अंक बन के आते हैं और एक तरफ ऐसे वेव बन रही है ना, उस मशीन को कार्डियक मॉनिटर कहते हैं। मतलब हृदय का मॉनिटर, जो हृदय के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे शरीर की जो दशा है, उसको वो स्क्रीन पे दिखाता है। मॉनिटर है, कार्डियक का मॉनिटर, हृदय का मॉनिटर है। उसके अंदर SpO2 दिखाते हैं, RR, PR दिखाते हैं, RR दिखाते हैं, टेम्परेचर, BP, मतलब सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर एंड BP। हम आगे चल के अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएंगे, पहले आप जान लीजिए ECG है क्या थोड़ा सा। जानिए, ये देखिए ECG का हमने एक नॉर्मल डायग्राम बनाया है, देखिए ये जो आपको पहला उठा हुआ सिरा दिख रहा है, इसको P वेव कहते हैं। देखिए ECG में P वेव होती है, Q वेव होती है, R वेव होती है, S वेव होती है, T वेव होती है और U वेव भी होती है। U वेव भी होती है, लोग U वेव को नहीं बताते हैं क्योंकि U वेव बहुत ही कम दिखाई देती है। देखो P वेव होती है, Q वेव होती है, R होती है, S होती है, T होती है और G होती है, ये वेव्स होती हैं। देखिए तो ये P वेव है, जो पहला गोला आपको दिख रहा है ये P वेव है। उसके बाद में देखिए ये आगे जाके नीचे को मुड़ी हुई है, ये Q है, फिर ऊपर जाके R है, फिर नीचे S है, फिर ऊपर गई है, फिर ये देखिए T है, फिर आगे ये U है। P Q R S T U, ये वेव्स होती है इतने प्रकार की। इसमें जो Q R S, देखिए Q R S को एक साथ में QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो देखिए P है, देखिए P और R, इसमें हम कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं इस चीज की। देखिए आप लोग P से R के बीच में यहाँ पे इंटरवल है टाइम, मतलब यहाँ से P से हमने लाइन खींची R तक, इसको हम लोग कहेंगे PR इंटरवल, PR इंटरवल। और ये QRS, इसको क्या कहेंगे? QRS कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक, QRS कॉम्प्लेक्स। अब P से लगा के देखिए R, ये PR इंटरवल है, P से लगा के R तक का इंटरवल है। अगर हम सेगमेंट की बात करें, PR सेगमेंट क्या है, तो PR सेगमेंट जहां पे P इंड हो रही है वहां से लगा के R की स्टार्टिंग क्या कहलाएगी? PR सेगमेंट कहलाएगी। ऐसे ही ये देखिए ये क्या है? S है, S के बाद T आना चाहिए, तो ये T वेव है, ये U वेव है। तो S से लगा के T तक के रास्ता, मतलब T की जहां पे शुरुआत हो रही है, T की शुरुआत हो रही है वहां ये क्या कहलाएगा? ST सेगमेंट कहलाएगा। और जहां पे S और T के बीच में जहां पर जो पॉइंट ये मुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को देखिए, इसको हाईलाइट करिए, इसको J पॉइंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको J पॉइंट कहते हैं। ECG में J पॉइंट भी होता है। और देखिए Q से, ये देखिए यहां से ये लाइन देखिए Q से, ये वाली Q से लगा के T तक ये क्या कहलाता है? QT इंटरवल। देखिए आप ये याद रखिए, PQRSTU, इतनी वेव्स ECG में पाई जाती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में पाई जाती हैं, जिसमें
पी आर इंटरवल, पी से आर का समय निकालते हैं हम लोग पी आर इंटरवल, और पी से आर का सेगमेंट निकालते हैं पी आर सेगमेंट कहते हैं। बीच में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, फिर ये एस टी सेगमेंट होता है, देखिए एस से टी का एस टी सेगमेंट होता है, ये एस टी सेगमेंट के यहाँ पे इस पॉइंट पे जे पॉइंट पाया जाता है, और ये लास्ट में यू वेव होती है। देखिए ईसीजी और नॉर्मल साइनस का हमने आपको डायग्राम दिखा दिया, जान लेते हैं। पी वेव होती है, क्यू वेव होती है, आर वेव होती है, एस वेव होती है, टी इधर वेव लिखी, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव, यू वेव। जो पी वेव होती है 0.1 सेकंड के लिए होती है, पी वेव 0.1 सेकंड के लिए होती है। क्यू वेव जो होती है, देखिए क्यू आर एस को एक साथ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये कितने के लिए? 0.8 सेकंड के लिए कंडीशन होता है। अभी आपको बताएंगे पी वेव का मतलब क्या, सब बताएंगे। ये पी वेव है, पी वेव कितनी होती है? 0.1 सेकंड के लिए होती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है 0.8 सेकंड के लिए होता है। अब जानिए पी आर और टी वेव्स को हम पॉजिटिव वेव्स कहते हैं। पी आर और टी वेव्स को हम लोग पॉजिटिव वेव्स कहते हैं, और क्यू और एस वेव्स को हम लोग निगेटिव वेव्स कहते हैं। बताते हैं निगेटिव क्यों कहते हैं। देखिए पी वेव क्या बताती है, पी वेव का मतलब क्या होता है, पी वेव किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल और डीपोलराइजेशन। पी वेव जो होती है वो एट्रियल सिस्टोम अलिंद के संकुचन को प्रदर्शित करती है। जब सिस्टोल होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। सिस्टोल होगा तो क्या होगा? ब्लड बाहर निकलेगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो आर्टियल सिस्टोल कितने समय के लिए होता है? सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए होता है। पी वेव देखिएगा 0.1 सेकंड, मतलब ये 0.1 सेकंड में ब्लड जो होता है पंप हो जाता है एट्रियम के बाहर। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस चीज के बारे में बताता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकल सिस्टोल और या डीपोलराइजेशन। सिस्टोल को हम लोग डीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं। डीपोलराइजेशन या सिस्टोल कहना एक ही बात है। तो पी वेव हमारे बताती है कि एट्रियल सिस्टोल को, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको दिखाती है? वेंट्रिकल सिस्टोल को। मतलब हमारे एक बार हमारा क्या होगा, एक बार आर्टरियल में सिस्टोल होगा, एक बार वेंट्रिकल में भी, निलय में भी सिस्टोल होगा। और जो एस वेव होती है, देखिए पी हो गया, क्यू आर एस हो गया, एस वेव को हमने अलग से बताया। एस वेव क्या दिखाती है? वेंट्रिकल डायस्टोल और रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डायस्टोल, भाई एक बार अगर अलिंद दबेगा तो एक बार अलिंद क्या फैलेगा भी, क्या होगा? डायस्टोल भी होगा, उसमें ब्लड भरेगा भी। तो पी वेव प्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को, डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स करता है वेंट्रिकल सिस्टोल है डीपोलराइजेशन को, और एस वेव बताता है वेंट्रिकल डायस्टोल को, मतलब वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब जानते हैं पी वेव, नॉर्मल पी वेव। एक नॉर्मल ईसीजी में पी वेव को क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए, या पी वेव कैसी होनी चाहिए? अगर नॉर्मल ईसीजी है, कोई हृदय से कोई समस्या नहीं है हृदय में, तो पी वेव देखिए, पी वेव नॉर्मल में क्या होगा? इनिशिएटेड बाय एसए नोड। हमने आपसे क्या बताया था कि पी वेव से करंट चालू होता है। देखिए पी वेव से करंट कहां से प्रारंभ हो रहा? पी वेव से। एंड कहां पे हो रहा है? यू वेव पे हो रहा है, या टी वेव कह सकते हैं, टी वेव पे एंड हो रहा है। तो जहां से करंट प्रारंभ होता है हमने आपको उसको क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर कौन सा होता है? एसए नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड होता है। तो इनिशिएटेड बाय एसए नोड, एसए नोड के द्वारा पी वेव प्रारंभ होती है। इनिशिएटेड बाय एसए नोड, विड्थ जो होनी चाहिए लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर। नॉर्मल पी वेव जो होगी वो 3 स्मॉल स्क्वायर से कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, है ना। और ये कितना होता है? 0.12 सेकंड के लिए। 0.13 कहोगे भाई 0.3, 0.04 सेकंड के लिए एक होता है। देखिए 0. ये देखिए 0.04 सेकंड के लिए एक छोटा बॉक्स होगा। एक छोटा बॉक्स कितना होता है? 0.04 सेकंड के लिए। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.12, मतलब 0.12 सेकंड से ज्यादा पीवेव नहीं आनी चाहिए। इससे ज्यादा पीवेव है मतलब कोई ना कोई हार्ट में ऐसे नोड में या हार्ट में प्रॉब्लम है, एट्रियम में कोई प्रॉब्लम है। और हाइट जो होनी चाहिए लेस देन 2.5। पी वेव, ये जो पी वेव है, पी वेव की जो ये हाइट है ये 2.5 mm से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा होना मतलब समथिंग इज रॉन्ग। लीड फर्स्ट और लीड सेकेंड, लीड फर्स्ट और लीड सेकेंड आप बताते हैं, लीड के बारे में भी बताएंगे। लीड फर्स्ट और लीड सेकेंड जो होती है वो अपवर्ड होना चाहिए पी वेव। देखिए लीड फर्स्ट और लीड सेकेंड का तो जान लीजिए पहले। देखिए जो ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी मशीन में 4 क्लैंप होते हैं ऐसे दबाने वाले। वो एक हमारे राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में, और नीचे के दोनों लिम्ब में, दोनों
पैरों के पास में एकदम क्लैंप ऐसे दबाने वाले होते हैं, जेली लगा के लगाया जाता है। उन क्लैंप के बीच में जेली लगाते हैं। अगर आपने कभी किसी का ईसीजी करवाते हुए देखा होगा, उसके बीच में जेली लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं। जेली क्या करता है? कंडक्शन। देखिए कभी अल्ट्रासाउंड होता है तो प्रोब जो था, प्रोब पर भी जेली लगाई जाती है अल्ट्रासाउंड करने से पहले। क्यों? जिसे जो इम्पल्स है, जो हम करंट भेज रहे हैं और उसके बदले में जो हमको करंट वहां से वापसी मिल रहा है, मतलब न्यूटन का तीसरा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिले, कोई दिक्कत ना, एरर ना, कंडक्शन अच्छा होना चाहिए, करंट का फ्लो बेहतर होना चाहिए, इसीलिए जेली लगाई जाती है। दोनों जगह जेली लगा के हाथ और पैरों में क्लैंप लगा देते हैं। उसके बाद 6 लीड होती हैं, 6 लीड होती हैं। एक हमारी 5th इंटरकॉस्टल, एक हमारे स्टर्नम के इधर, मतलब एक स्टर्नम के राइट साइड में, यहाँ पे एक स्टर्नम के राइट साइड में लगेगी, एक स्टर्नम के राइट साइड में एक वो लीड लगेगी, और बाकी की 5 लीड वो ऐसे करके लगेंगी, ऐसे सी बनाते हुए लगेंगी, जिसमें छठी वाली लीड कहाँ होगी? हमारी एक्सियल जो बगल है, बगल के बिल्कुल सिधाई में होगी जाके। मतलब इन लीडों को हम लोग कहते हैं, जैसे लीड होगी V1, V2, V3, V4, V5, V6, 6 लीड होती हैं। ईसीजी की मशीन से 6 तार निकले होते हैं, और 6 तार वो लीड होती है, वो जेली लगा के हमारे सीने पे लगा दिया जाते हैं, जिसमें एक जो होता है V1, वो V1 इधर ही लगा दिया जाता है, मतलब राइट साइड में, स्टर्नम बोन जो इसके राइट साइड में, बाकी सब लेफ्ट साइड में एक सी की डिजाइन बनाते हुए, जिसमें छठी वाली लीड कहाँ लगेगी? हमारे बगल के साइड में लगेगी। तो ये लीडें होती हैं। देखिए लीड 1 और लीड 2 में जब पट्टी निकल के आती है, उस पर भी लीड लिखा होता है, लीड 1 लीड 2 लिखा होता है। कभी आप किसी का ईसीजी देखें, अगर लीड 1 एंड लीड 2 में जो पी वेव होनी चाहिए, वो हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे होनी चाहिए। अगर वो ऐसे हो गई, इन्वर्टेड हो गई, तो मतलब ऐसे नोड की दिक्कत है, इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, अपवर्ड ही होनी चाहिए। और एवीआर में इन्वर्टेड और निगेटिव, जो एवीआर लीड होती है उसमें इन्वर्टेड या निगेटिव होती है। देखिए क्या लिखा है? इन्वर्टेड और निगेटिव। अब क्यूआरएस, देखिए पी वेव हमारी हो गई, हमको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना है। देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नॉर्मल ड्यूरेशन 0.08 टू 0.10 सेकेंड। नॉर्मल जो क्यूआरएस होना चाहिए एक व्यक्ति का 0.08 से 0.010 सेकेंड तक ही होना चाहिए, मतलब इतनी ड्यूरेशन में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये जो है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसमें टाइमिंग देखिए, नीचे टाइम चल रहा है ना, नीचे टाइम चल रहा है, ये 0.10 सेकेंड से ज्यादा ना हो, ये कह सकते हैं नॉट मोर देन, अधिकतम 0.12 सेकेंड से ज्यादा ना हो। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर इससे ज्यादा टाइम, ज्यादा लंबा खींच रहा, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा लंबा आ रहा है, अगर ज्यादा लंबा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खींच रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड है। क्यू वेव नॉट मोर देन 0.03 सेकेंड, क्यू वेव जो होनी चाहिए 0.03 सेकेंड से मोर नहीं होनी चाहिए, ना वाइड हो और ना नैरो हो। मतलब देखिए हमने यहाँ पे बनाया, देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखिए ऐसे दिखता है। क्यूआरएस जो वो ज्यादा चौड़ा ना हो, मतलब लीड निकले तो मैंने बहुत फैल के निकला, ये बहुत चिपका हुआ ना हो। इसलिए देखिए इसमें देखिए क्या हो, इसमें देखिए बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, देखिए एक ये देखिए बहुत ज्यादा वाइड, मतलब चौड़ा हो गया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा चौड़ा ना हो, वाइड ना हो, और ना ही ज्यादा पतला हो, बिल्कुल संकुचित भी ना हो। ये दोनों भी इंडिकेट करती हैं इसको, किसी न किसी डिसीज को। तो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हमारा नॉर्मल हो, उनमें उसको ये शर्तें पूरी करनी चाहिए। पीवीए में जैसे ऐसे नोड से प्रारंभ होता है, इसकी 3 mm स्क्वायर, 3 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा ना हो, या हाइट इसकी 2.5 mm से ज्यादा ना हो। लीड 1 और लीड 2 में ये ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में नॉर्मल ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम से 0.12 सेकंड से ज्यादा ना आ रही हो। क्यू वेव जो होनी है मोर नॉट लेस देन 0.03 सेकंड, 0.03 सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। ना हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा चौड़ा हो, ना ज्यादा वाइड हो, और ना ज्यादा नैरो, नैरो मींस पतला ना हो। अब जान लेते हैं जे पॉइंट। देखिए क्यूआरएस, देखिए पी हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्या पता है? देखिए जे पॉइंट, जे पॉइंट जो है, जे पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये क्या प्रदर्शित होता है? एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड बिगिनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का अंत, मतलब कि क्यूआरएस निकल चुका। जे पॉइंट का मतलब है कि क्यूआरएस कंप्लीट हो चुका है, क्यूआरएस कंप्लीट हो चुका है, और एसटी की शुरुआत होने जा रही है। देखिए एस से टी, एस और टी वेव की शुरुआत। देखिए एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड बिगिनिंग, शुरुआत, मतलब बिगिनिंग में शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट की शुरुआत को बताता है। टी वेव देखिए, अब टी वेव के बजाय हमारे जानते हैं टी वेव क्या बताती है? टी वेव, नॉर्मल टी वेव कैसी होनी चाहिए? हाइट जो होनी चाहिए नॉट मोर देन 5 mm इन लीड 1, 5 mm से ज्यादा ना हो। मे बी टॉल इन एथलीट, एथलीट जो होते हैं, आपको बताया था कि एथलीट जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, इनका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होता है, 10 लीटर कार्डियक आउटपुट। इनके दिल की, हृदय की धड़कन भी ज्यादा है, इसलिए इनका आउटपुट ज्यादा है, इसी के हिसाब से मसल डेवलप है। लेकिन एथलीट में, अगर एथलीट में टी वेव लंबी आ जाती है, टॉलर हो जाती है, तो ऐसा नॉर्मल है। यू वेव देखिए,
हाँ, एक चीज और आपको, एस जो एस और टी सेगमेंट हो वो एलिवेट और डेविएट ना हो, मतलब एस टी सेगमेंट ऐसे ना हो और ना ऐसे हो। अगर ऐसे ऐसे है तो ये भी कोई ना हार्ट प्रॉब्लम को प्रदर्शित करेगा। यू वेव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यू वेव तो ऐसी वेव जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, तो यू वेव के बारे में जानिए। रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर के से रिलेटेड है रीपोलराइजेशन। एम्पलीट्यूड इज यूजुअली मोर देन 1/3 ऑफ टी, एक बाई जो हमारी टी वेव उसका 1/3 हिस्से से कम रहती है एम्पलीट्यूड। तो अब हम लोगों को डिफेक्ट्स के बारे में जाना है। ईसीजी हम लोग पढ़ चुके हैं। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ मशीन को कहते हैं, ग्राम पेपर को कहते हैं, जो कि 25 mm/s की स्पीड से निकलता है। सब लोगों को पढ़ चुके हैं। अब लोगों को डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि ईसीजी में डिफेक्ट्स है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है। अगर ईसीजी में ये चीजें दिख रही हैं तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है, आपका हृदय जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए डिफेक्ट्स में जानिए सबसे पहले पी वेव। पी वेव पी वेव में जानते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में ईसीजी को पट्टी को देख रहे हैं तो पी वेव जो है अगर वो इन्वर्टेड है, पी वेव इन्वर्टेड मतलब उल्टी। वैसे पी वेव नॉर्मल कैसी होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए। देखिए पी वेव बनी हुई, अगर ये इन्वर्ट हो जाए, उल्टी हो जाए, ऐसे होने की बजाय ऐसे हो जाए, ऐसे भाई ऐसे आ जाए, अगर ऐसे आ गई तो इसका मतलब क्या है? पी वेव की दिक्कत है। पी वेव का मतलब स्टार्टिंग होती है, मतलब करंट जहां से फ्लो चालू होता है, मतलब ऐसे नोड, ऐसे नोड की प्रॉब्लम है, ऐसे नोड वर्क नहीं करा, फिर इसको फर्दर एग्जामिनेशन आगे करते हैं इसका। अगर इनलार्ज पी वेव आ जाए, अगर पी वेव ये बड़ी हो जाए भाई, अगर पी वेव क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, वो ऐसे हो जाए, इतनी बड़ी पी वेव आ जाए, अगर पी वेव का साइज बड़ा हो जाए तो ये क्या कहता है? इनलार्ज एट्रिया, अलिंद का साइज जो है वो बढ़ गया। किसी भी कारण बढ़ सकता है, कोई भी रीजन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी कोई भी एन्यूरिज्म डेवलप हो जाए, तो फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं। अगर पी वेव उल्टी आए या पी वेव का आकार बड़ा हो जाए, दोनों कंडीशन जो हैं वो हार्ट को बताती है कि हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर हम क्यूआरएस वेव की बात करते हैं, क्यूआरएस वेव, ये देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, अगर इसमें क्यू वेव जो है इनलार्ज्ड क्यू वेव, अगर क्यू वेव जो है वो इनलार्ज जो है, मतलब क्यू वेव का साइज जो है, ये जो क्यू वेव है ये बड़ी हो जाए, नीचे से बड़ी हो जाए, तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दिखाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अभी आपको बताएंगे। एमआई मतलब हार्ट अटैक की तीसरी स्थिति कहेंगे, ये लास्ट हार्ट अटैक कह सकते हैं, हार्ट अटैक ही इसको कह सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ब्रैकेट में एमआई शॉर्टकट में लिखा है। अगर क्यू वेव जो है वो उसका साइज बड़ा हो जाए तो मतलब ये एमआई है, इट्स अ हार्ट अटैक। अगर इन लार्ज आर आ जाए, देखिए ये आर जो है वो आर बहुत लंबी हो जाए, अगर नॉर्मल कैसी होनी जगह मतलब बड़ी सी है ऐसी क्यू हो जाए, अब ये बहुत बड़ी सी, अगर ये ऊपर से आर बहुत बड़ी सी नजर आ रही है, अगर आर वेव जो है ऊपर वाली अगर बड़ी हो जाए, इसका आकार बढ़ जाए, तो ये इनलार्ज वेंट्रिकल्स को बताता है ना। अगर पी वेव का आकार बढ़ जाए तो इनलार्ज एट्रिया मतलब अलिंद का साइज बढ़ गया है, और अगर आर का साइज बढ़ जाए तो मतलब क्या हो गया? हमारे नीले का साइज बढ़ गया। ये भी किसी इन्फेक्शन की कंडीशन से हो सकता है। फिर फर्दर आगे चल के इसकी जांच करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ट्रीटमेंट देते हैं इसका। आगे बात करते हैं टी वेव की। तो टी वेव में तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर फ्लैट टी वेव है, अगर ये टी वेव ऐसे गोल ना होकर बिल्कुल फ्लैट सीधी है, टी वेव फ्लैट अगर सीधी है तो इसका मतलब है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन O2 टू वॉल ऑफ हार्ट, मतलब हमारी जो हृदय की वॉल है, हृदय की दीवार में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है, का मतलब ब्लॉकेज हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लॉकेज हो सकता है। जो पाइपलाइन है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर फैट जमा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, मतलब इसकी वजह से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, ये भी प्रॉब्लम है। एलिवेट टी और डेविएट पी, मान लीजिए ये देखिए, अगर ये एस से टी, देखिए पी हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अगर ये ST ऐसे मतलब एलिवेट हो, एलिवेट का मतलब ऊपर उठना, ST अगर एलिवेट है, T वाली ऐसे उठी है, या ये डेविएट हो, या ये इस तरीके से नीचे को झुके हो, है ना, तो ये जो कंडीशन होते हैं कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के कंडीशन हो सकते हैं। हमारा हार्ट अटैक कह नहीं सकते, लेकिन कार्डियक हार्ट अटैक आने वाली स्थिति है ना, ये हार्ट अटैक आने वाला है या कभी आया था पहले, उसके साइंस हैं, उसके चिन्ह हैं। फिर आप ये और जानिए, लॉन्ग पीआर इंटरवल में इंडिकेट हार्ट ब्लॉक।
अगर पी आर देखिए, ये पी आर इंटरवल हमने लिखा है, मतलब पी से आर तक का समय, अगर ये पी से आर तक का समय ईसीजी में जब ये पी आर इंटरवल लंबा होता है, अभी कितना है देखो 12.12 से 0.20 सेकेंड है। अगर 0.20 सेकेंड से ज्यादा समय, ज्यादा पी आर इंटरवल लंबा आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, कोरोनरी धमनियां जो हृदय के अंदर पाई जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, सप्लाई पूरी ढंग से नहीं जा पा रही है, अगर पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ आया। अगर हम एक चीज और बता रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम ईसीजी। अगर हमको किसी का ईसीजी दे दिया जाए तो उससे हम हार्ट रेट कैसे, वैसे आज के टाइम में जो 12 लीड का ईसीजी करवाते हैं, जो आपने बड़ा सा ईसीजी देखा होगा A4 पन्ने पे जो आता है, A4 साइज के, उसके अंदर तो सारी डायग्नोसिस पहले से लिख आ जाती है, ऑटोमेटिक मशीन डायग्नोस करके सब दे देता है, हार्ट रेट क्या है, पी वेव क्या है, इंटरवल पीक्यू इंटरवल क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सब कुछ बता देता है। लेकिन पहले जो नॉर्मल ईसीजी आती है, पट्टी वाली आती है, जिसमें पट्टी की जैसे आपने देखा पट्टी ऐसे खुलती है, तो उसमें हार्ट रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ता था। तो हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम ईसीजी को देख के आप हृदय की गति का कैसे पता लगाएंगे, तो सिंपल सा इसका मैंने फॉर्मूला तरीका लिखा है, रेट हार्ट रेट, मतलब पहला देखिए, पहला फॉर्मूला है रेट बराबर 300 डिवाइडेड बाय 300 भाग नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन आर इंटरवल। आर और आर इंटरवल के बीच में, ये देखिए आर से आर इंटरवल के बीच में जो जगह, इसके मतलब जो बॉक्स में छोटे डिब्बे बड़े डिब्बे होते हैं, एक बड़े डिब्बे के अंदर 5 छोटे, एक बड़े डिब्बे के अंदर 5 छोटे डिब्बे होते हैं, तो हम लोग इसे गिन सकते हैं, 300 को भाग करते हैं बड़े डिब्बे, बड़े मतलब आर से आर के बीच में, मतलब ये आर एक आगे, एक आर आगे, आगे फिर से पी क्यू आर एस होगी, इसके बाद में फिर से ऐसे, फिर से ये होगी पी क्यू आर एस। तो ये जो आर है और ये जो आर है, इन दो आर के बीच में कितने बड़े डब्बे पाए गए हैं, इसी के अंदर डिब्बों को गिनिए, मतलब बीच में कितने डिब्बे ऐसे पाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने बिग बॉक्स हैं, उन बिग बॉक्स को हम लोग गिनते हैं और उसको 300 से भाग कर देते हैं, तो जो आएगा वो हार्ट रेट आएगा। और अगर इसी का दूसरा फॉर्मूला है, देखिए रेट बराबर 1500 भाग नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन आर एंड, अगर बड़े स्क्वायर ना गिन के हम छोटे स्क्वायर को गिनेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1500 से भाग दे देंगे, इसे 1500 से भाग करेंगे तो आ जाएगा। कभी करके देखिएगा आप लोग। अब देखिए हमने ये ईसीजी का चित्र फिर से बनाया है, देखिए पी वेव है, ये क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है, और ये टी वेव है, और ये यू वेव है। यू वेव को ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, पढ़ाते नहीं है, यू वेव ज्यादातर लोग यू वेव को इग्नोर, लेकिन यू वेव भी पाई जाती है आपसे ज्यादा। और एस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की का खत्म होना और एस टी का प्रारंभ होना पे एक पॉइंट पर, इसको जे पॉइंट कहते हैं, बताया देखिए फिर से मैंने लिखा जे पॉइंट। पी जो वेव होती है 0.1 सेकेंड के लिए होती है, क्यू आर एक्स 0.8। अब जान लीजिए, देखिए ये P से मैंने लाइन खींची है Q तक, P से मैंने लाइन खींची, Q के आगे R तक लाइन खींची, ये यहां तक की लाइन, इसको हम लोग पी आर इंटरवल कहेंगे। P से लाके R तक की मैंने देखिए लाइन खींची डॉट डॉट करके, इसको पी आर इंटरवल कहेंगे। और ये कितना होता है 0.122 0.20 सेकेंड। अगर ये पी आर इंटरवल लंबा आ रहा है, अगर पी आर इंटरवल लंबा आ जाए, इससे ज्यादा समय ले रहा है, तो ये क्या है, हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बता रहा है कि हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉक है। ठीक, अब ये जानिए पी आर, ये इंटरवल हो गया, पी आर एक सेगमेंट होता है, पी आर एक सेगमेंट होता है जहां पे पी एंड हो रही है, वहां से लगा के आर की शुरुआत तक, ये पी आर सेगमेंट कहलाता है। फिर ये देखिए क्यू आर एस को क्यू आर, ये पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो कि 0.10 सेकेंड, नॉट मोर देन 0.10, अगर 0.10 कहते हैं, ये 0.12 से ज्यादा सेकेंड नहीं होना, अगर इससे ज्यादा समय आ रहा है तो इट्स समथिंग रोमेंटिंग, और कुछ ना कुछ हृदय में गलत चल रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का समय जो होना चाहिए 0.10 सेकेंड से ज्यादा ना हो। अब ये जानते हैं एस से लगा के टी में जो बीच की रेखा देखिए हमने खींची लाइन, इसको एस टी सेगमेंट कहते हैं। और क्यू से लगा के, इस क्यू से लगा के, तो क्यू से लगा के टी तक, क्यू से लगाते टी तक, ये पूरा क्यूटी इंटरवल कहलाता है। ये नॉर्मल 0.35 टू 0.45 सेकेंड होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर हो रहा है क्यूटी इंटरवल, क्यू से टी का समय अगर 0.35 से 0.45 से है, तो मतलब हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम लोग एज फैक्टर की। कुछ अन्य कारक भी होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्ट रेट को या हार्ट को प्रभावित करते हैं। देखिए जानते हैं हम लोग एज फैक्टर। देखिए एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
1 अपॉन हार्ट बीट। एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हार्ट बीट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जितनी उम्र कम, मतलब जितनी एज कम उतनी हार्ट बीट ज्यादा, जितनी एज कम उतनी हार्ट बीट ज्यादा, और जितनी एज ज्यादा उतनी हार्ट बीट कम। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था, अपोजिट। एक्सेप्ट ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब तो हो गया उम्र ज्यादा है तो उम्र ज्यादा है तो हार्ट रेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये नियम जो है वो सब पर फॉलो करता है, ओल्ड एज बुढ़े लोगों को छोड़ के, ऐसे समझिए। एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हार्ट बीट, या कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट। एज, अगर एज कम होगी तो हार्ट बीट ज्यादा होगी, एज ज्यादा होगी तो हार्ट बीट कम होगी। देखिए जैसे एग्जांपल हमने लिखा फीटस। फीटस जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसको फीटस कहते हैं। तो फीटस में जो हृदय की गति होती है उसको 150 बीट पर मिनट होती है। नॉर्मल कितनी होती है, 150 बीट, मतलब जो फीटस का हृदय होता है वो 1 मिनट में करीब 150 बार धड़कता है। न्यूबॉर्न के बच्चे, अगर बच्चे का जब जन्म हो जाता है न्यूबॉर्न बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो लगभग 130 बीट पर मिनट होता है, 130 बीट पर। प्यूबर्टी के एज में, मतलब एडल्ट से पहले किसी बाल अवस्था कह सकते हैं, बाल अवस्था में, है ना, एडल्ट से 18 साल से पहले, 18-20 साल से पहले, उस वक्त हार्ट रेट कितना होता है, 90 to 100, 90 से 100 बीट पर मिनट उस वक्त हार्ट रेट नॉर्मल होता है। एडल्ट में वयस्क में, एडल्ट में अबव 18, इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, 70 to 80 बीट पर मिनट, 70 से 80 बार हृदय जो हमारा होता है वो धड़कता है 1 मिनट में। ये तो एज हो गया। एज के अलावा कुछ अन्य फैक्टर भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बॉडी साइज, शरीर का आकार। शरीर का आकार भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हृदय हार्ट बीट के, हृदय की गति के। मतलब जितना छोटा शरीर होगा उतनी ज्यादा हृदय की गति होगी हार्ट, और जितना बड़ा शरीर होगा उतनी कम हार्ट बीट होगी। देखिए कैसे, देखिए लगभग अगर हम रैट की बात करें, चूहे की बात करें, बहुत छोटा होता है लेकिन उसकी हृदय की गति जानते हो 300 से 350 बार 1 मिनट में धड़कता है। चूहे का हृदय 300 से 350 बार धड़कता है 1 मिनट में। और अगर हम एलिफेंट की बात कर लें, देखिए एलिफेंट लिखा हुआ है, एलिफेंट हाथी, शरीर बहुत बड़ा है लेकिन हृदय बिल्कुल छोटा सा, मतलब बहुत थोड़ा धड़कता है, मतलब 30 बीट पर मिनट, 1 मिनट में 30 बार। बताओ इतना बड़ा शरीर और हृदय। इसीलिए कहते हैं जो शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसकी हृदय की गति उतनी कम होगा, शरीर का आकार जितना छोटा उतना बड़ा। जैसे सबसे हम श्रू की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट मैमल, सबसे छोटा स्तनधारी जीव कौन होता है, श्रू, SHREW, श्रू। उसका भी हृदय लगभग 300 से 400 बार धड़कता है। सबसे छोटा स्तनधारी यूथेरियन में आता है। जब मैमल्स आप लोगों को हम पढ़ाएंगे स्तनधारी वर्ग तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। 1 मिनट। आइए अब हम लोग जानते हैं दूसरा है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, पाचन क्रियाएं, अन्य क्रियाएं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं हार्ट बीट के। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म घटेगा हार्ट बीट घटेगी। पीएच, देखिए पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर पीएच, हमारे शरीर में रक्त का पीएच अगर बढ़ेगा तो हार्ट बीट क्या होगी, घटेगी। पीएच जो है उल्टा चलता, अगर हमारा रक्त पीएच घटेगा मतलब हमारा रक्त अगर अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा तो हार्ट बीट कम होगी। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर का शरीर हार्ट पे क्या असर होता है, हार्ट बीट पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्ट बीट। देखिए इसको हमने लिखा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से 10 बीट पर मिनट बढ़ जाती है। अगर किसी के शरीर का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ जाता है तो उसकी बीट लगभग 10 बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है भाई, नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य ताप कितना होता है, 98.5 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसको हम एक इसमें जोड़ दें तो हो जाएगा 99.5। 99.5 वैसे सामान्य हृदय की गति कितनी होनी चाहिए, 70 से 75 या 80, तो 99.5 फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगी, लगभग 85 से 90 बार जो है हमारा हृदय जो है वो धड़केगा, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। 1 डिग्री 98 में हमने एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाया, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाया तो 10 सीधे 10 70 से
75 से सीधे 85, 10 बीट जो है वो सीधे बढ़ गई हैं। अब देखिए दो टर्म्स यहाँ पे हमने लिखे हैं, टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। तो इसका मतलब समझ लीजिए टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है टैकी और कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है हृदय, टैकी का मतलब होता है बढ़ा हुआ, टैकी का बड़ा मतलब होता है बढ़ा हुआ, और ब्रेडी का मतलब होता है घटा हुआ। टैकी मतलब जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको टैकी कहते हैं, और जब कोई चीज घटती है उसको ब्रेडी कहते हैं। मेडिकल टर्म्स है ये, इनको यूज करते हैं। टैकीकार्डिया क्या है, लिखिए कंडीशन इन विच हार्ट रेट इज ओवर देन 100 बीट पर मिनट। मतलब यह स्थिति, शरीर की वह स्थिति जिसमें जो हृदय की गति वो 100 बार, 1 मिनट में 100 बार से ज्यादा का धड़क रहा है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय जो 80 बार से ऊपर नहीं धड़कना चाहिए। सामान्य, हम एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल के खिलाड़ी होते हैं उनके हृदय की गति ज्यादा रहती है, क्योंकि उनका कार्डिक आउटपुट ही ज्यादा। उसके बाद है नॉर्मल सामान्य मनुष्य की बात करें जिसका दैनिक जीवन सामान्य है, उसकी जो हृदय की गति अगर वो 100 पहुंच रही है या 100 के ऊपर बढ़ रही है तो मतलब इस स्थिति को टैकीकार्डिया कहेंगे। डॉक्टर पेपर पर लिखता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में इंक्रीज हार्ट बीट। इसी के विपरीत ब्रेडीकार्डिया का था कंडीशन इन विच हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। मतलब वह स्थिति, शरीर की वह स्थिति जिसमें जो हृदय की गति है वो 60 बीट पर मिनट से कम है, 1 मिनट 60 से कम बार धड़क रहा है तो उसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। ऐसे ही दो टर्म है, दो और टर्म है छोटे छोटे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक को कहते हैं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन और एक होता है हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, अब इसको जानते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जो लोग कहते हैं ना ज्यादा हाइपर ना हो, ज्यादा उतावले ना हो, उत्तेजित ना हो। हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ। तो टेंशन शब्द का मतलब होता है, टेंशन रिलेटेड है किससे, ब्लड प्रेशर से, रक्तदाब से, बीपी से रिलेटेड है। तो हाइपोटेंशन का मतलब क्या हुआ, जब बीपी कम है, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो गया, 130/70 mmHg से कम है। नॉर्मल कितना, 130/70 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उसको हाइपोटेंशन कहेंगे। और अगर 140/80 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा है रक्तदाब तो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। कंडीशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हाइपोटेंशन। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हमने हार्ट अटैक का नाम लिया, तो हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। ये हार्ट अटैक को, इसको आप लोग हार्ट अटैक है, इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या 3 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको क्या हम लोग कहेंगे, एंजाइना। पहली स्थिति को हम लोग कहते हैं एंजाइना, ANGINA। दूसरे को कहेंगे अनस्टेबल एंजाइना, और तीसरी स्थिति को कहेंगे मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इन तीनों में अंतर जानते हैं। एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायो, 3 स्टेज होगी हार्ट अटैक की, 3 स्थितियां, पहली, दूसरी, तीसरी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब जानते हैं इन दोनों में अंतर कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है अस्पताल में,
और डॉक्टर से कहता है कि हमको सीने में भारीपन लग रहा है, सीने में भारीपन लग रहा है, या हम जब अगर कोई काम करते हैं या हम कोई अगर परिश्रम का काम करने लगते हैं, जीने चढ़ने लगते हैं या एक्सरसाइज करने, तो हमको सीने में दर्द होने लगता है। और हम जब बैठते हैं, आराम करते हैं, हवा में बैठते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारी दर्द चली जाती है, सीने में दर्द होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं एंजाइना। इस कंडीशन को कहते हैं एंजाइना, मींस चेस्ट पेन, मींस चेस्ट पेन। खाली चेस्ट पेन है काम करने पे, कोई काम परिश्रम का काम करने पे सिर्फ चेस्ट पेन हो रही है, सिर्फ चेस्ट पेन हो रही है, और जब बैठने पे नॉर्मली अपने आप भी वो सही हो जा रही, तो चेस्ट पेन। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब आपके हार्ट में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई जो है कम। जब आप लोड डाल रहे हैं, मशीन पे लोड डाल रहे हो, मशीन अगर बैठने लगे, इसका मतलब क्या है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है। पाइपलाइन या तो कहीं अवरुद्ध है, कहीं पाइपलाइन पेट्रोल डीजल रुका हुआ है मालूम है मशीन का। तो ऐसे ही अगर शरीर पे आप लोड डाल रहे हो, परिश्रम का काम कर रहे हो, तो आपका हृदय उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो चेस्ट पेन हो। जैसे ही आप बैठते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, जैसे आप लोड कम करते हैं चीजें सही हो जाती हैं। तो मतलब इस स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसमें इलाज तुरंत करवाना चाहिए। दूसरी स्थिति जो होती है, अच्छा एक एंजाइना में मान लीजिए बहुत ही कम समय के लिए, लेस 5 मिनट्स और लेस देन 5 मिनट, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से कम की जो दर्द होती है सीने में महसूस होती है। लेकिन अनस्टेबल, देखिए नाम ही इसका अनस्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब क्या हुआ, मतलब आप व्यक्ति को पेन होगी, व्यक्ति को सीने में पेन होगी लेफ्ट तरफ से, यहां से मतलब लेफ्ट की तरफ हार्ट है हमारा, यहां से पेन होगी, और ये जो पेन होगी वो इस हाथ तक जाएगी, मतलब इस हाथ तक फैल जाएगी इधर, और ये गले तक उठ सकती है। मतलब ये हार्ट है, ये यहां भी देखिए कोरोनरी आर्टरी गई है, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी गई है, तो यहां तक पेन दर्द का है, मतलब हार्ट पे यहाँ पे लगेगा कुछ भारीपन है, किसी ने वजन रख दिया है हृदय पे, और ये हृदय के ठीक पीछे भी दर्द होगी, और ये हाथ पे जाएगी दर्द और गले तक पहुंचेगी। अगर यह स्थिति उत्पन्न हो रही और जो दर्द है वो मोर देन 10 मिनट, 10 मिनट से अधिक, 10 मिनट या 10 मिनट से अधिकतर अगर दर्द है, और ये दर्द यहां तक फैल रही है, तो ये हार्ट अटैक की दूसरी स्थिति या अनस्टेबल एंजाइना कहलाती है। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी ऐसे ही लगभग लक्षण होते हैं। तो थोड़ा इसको, अगर पेशेंट आपके पास में आता है, पूछता है, ये कि पता करने लगाना होता है कि उसको अनस्टेबल एंजाइना है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, तो उसको पता लगाने के लिए हमको कुछ टेस्ट करने होते हैं। उन टेस्टों से हमको ये जांच करनी, जिससे पता चल जाएगा कि ये हार्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था कि अनस्टेबल एंजाइना था। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना में जब व्यक्ति नाइट्रेट्स टैबलेट्स आती हैं, समझ लीजिए नाइट्रेट की गोलियां होती हैं, नाइट्रेट्स आप लोग ने मूवी में देखा होगा कि लोग को कुछ कोई चीज सुनते हैं, कोई बात ऐसी सुनते हैं तो उनको हार्ट में दर्द होने लगती है, दवाइयां ढूंढने लगते हैं मूवीज में, और मुंह में रख लेते हैं, हार्ट पेन सही हो जाती है। मतलब उन व्यक्तियों को एंजाइना पेन पहले से था, उनको पता है, और वो लोग दवा ले रहे हैं, वो दवा जो लेते हैं वो नाइट्रेट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नाइट्रेट में एक दवा डेपिन आती है, डेपिन के नाम से मेडिसिन आती है, 5 मिलीग्राम की होती है, और ये सब लिंगुअल होती है। कैसी होती है, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि आप मुंह में देखते हैं, मुंह में जबान के नीचे गोली रखते हैं, दर्द हृदय की सही होती है। जो हमारा मुंह होता है, जबान के ठीक नीचे ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि, 3 लार ग्रंथियां होती है जिसमें लार का निर्माण होता है। उसमें एक ग्रंथि का नाम होता है सबलिंगुअल ग्रंथि, एक का नाम होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ, माउथ में पाई जाती है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड के पास में गोली रखती है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट लाती है, इसीलिए वो जबान के नीचे रख के गोली खाई। तो अनस्टेबल एंजाइना में व्यक्ति को दवा से आराम मिल जाता है। मतलब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो हमको इसका फर्दर ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी, खाली नाइट्रेट्स खा खा के काम नहीं चलाना चाहिए। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको एमआई कहते हैं, एमआई, इसका पहले तो नाम हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मायो, देखिए मायोकार्डियल, मायो का मतलब होता है मसल, मायो का मतलब मसल, मतलब मांसपेशी, कार्डियल मीन्स हृदय, मीन्स हृदय, इन्फार्क्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना।
या डैमेज हो जाना, या डैमेज हो जाना, या इंजरी हो जाना। इंजरी का मतलब चोट लगना होता है। तो अगर हमारे हृदय की जो मांसपेशियां हैं जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, ये मायो, इसी के मायो मीन्स मसल, कार्डियम मतलब हृदय की मांसपेशियां, मतलब मायोकार्डियम, हृदय की मांसपेशियां मायोकार्डियम। अगर हमारे हृदय की मांसपेशियां मतलब मायोकार्डियम मतलब बीच वाली लेयर, तीन बताई थी आपको, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एक्टो, एंडो, मीजो और एंडो। तो जो मायोकार्डियम जो हृदय की मांसपेशी, हमारा हृदय कैसा है, मानो का हृदय मायोजेनिक है, मतलब मसल्स कार्य करती है, मसल से करंट स्टार्टिंग होती है। तो अगर मसल्स हमारी खत्म हो जाए, मसल्स टूटने लगे या मसल्स का डैमेज होने लगे, तो इस स्थिति को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाना लगभग संभव ही है, व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है इसमें। तो ये जान लेते हैं। इस दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे? मेनली लक्षण लगभग एक ही जैसे होते हैं। जांच के द्वारा हम लोग को पता है, कुछ टेस्ट होते हैं जिनको बायोमार्कर्स के नाम से जाना जाता है। बायोमार्कर्स, मार्कर्स होते हैं, बायोमार्कर्स के नाम से कुछ टेस्ट जाने जाते हैं, जिसमें अगर हम टेस्ट करा, जैसे ईसीजी कराते हैं सबसे पहले, ईसीजी से हमको हृदय की स्थिति का पूरा अंदाजा हो जाता है। एसटी जो है ना, बताया ना, एसटी या तो एलिवेट होगा, एसटी में या तो बढ़ी हुई होगी, एसटी नीचे को हुई होगी। इसके साथ साथ में ब्लड टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट जो हम करवाते हैं, जैसे CKMB, फिर मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फिर ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। ये जो तीन टेस्ट हैं इनको बायोमार्कर्स कहते हैं। CKMB, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? मायो मीन्स मसल, मसल, ग्लोबिन मीन प्रोटीन, मतलब मसल के टूटने के कारण निकली हुई प्रोटीन, मसल के टूट जाने से निर्मित प्रोटीन, निर्मित प्रोटीन, इसको मायोग्लोबिन कहते हैं। जब हमारे मसल्स को डैमेज, हृदय की मसल्स को डैमेज पहुंचने लगती है, तो उस डैमेज के कारण क्या होता है, एक प्रोटीन बनने लगती है हमारे शरीर में, ब्लड में बनने लगती है, जिसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। अगर हमारे रक्त में मायोग्लोबिन की मात्रा बढ़ी हुई नजर आई, मतलब MI है, खतरे की बात है भाई। CKMB ये भी होता है, अगर बढ़ा हुआ नजर आया, MI है। ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, MI है, मतलब हार्ट की स्थिति अधिक बेकार हो चुकी है, हार्ट अटैक की, इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, निश्चित है।